सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे पास लीवर के ऐसे पेशेंट आजकल आ रहे हैं बहुतायत में जिनको फैटी लीवर होता है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि इसका इलाज हमारे ग्रंथों में कहाँ पे दिया हुआ है। फैटी लीवर है तो मतलब फैटी लीवर मतलब क्या होता है। एक मिनट में आपको अपने आप को दिखाता हूँ। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आजकल हमारे पास जब पेशेंट आते हैं कि फैटी लीवर डिजीज है, फिर सिरोसिस है, तो इसका एलोपैथी में तो कोई इलाज है नहीं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, वो फिर वो डाइट दे देते हैं, लेकिन फैटी लीवर का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। अब यही फैटी लीवर डिजीज जो है ये अल्कोहल पीने से भी हो सकता है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज, अल्कोहलिक लीवर फैटी डिजीज, या फिर बिना नॉन अल्कोहलिक लीवर फैटी फैटी लीवर डिजीज ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रमाण क्यों बढ़ रहा है आजकल। तो आयुर्वेद में इसको अगर हम लोग देखा जाए तो संतर्पण जन्य व्याधि जो है उसके अंतर्गत इसको आएगा। और विमार्गमन स्त्रोतोदुष्टि के 4 लक्षण बताए हैं। अति प्रवृत्ति संगोवा, अति प्रवृत्ति संगोवा शिरणम ग्रंथियों वा विमार्गम चेति स्त्रोतसम दुष्ट लक्षणम। तो विमार्गमन जो है यह जो है मेद धातु जो है वो रक्त व स्त्रोत के मूल स्थान यकृत पे जाके कवर कर देता है। केवल वहीं पे नहीं करेगा, यह मेद धातु सभी जगह विकृति करता है। तो मतलब विमार्गमन हो रहा है। जैसे मुझे जाना है दिल्ली और मैं चला गया यूपी बनारस चला गया, तो ये हो गया विमार्गमन। तो ये विमार्गमन जो संप्राप्ति होती है इसको हम थोड़ा मॉडर्न भाषा में पढ़ेंगे, फिर आयुर्वेद की भाषा में पढ़ेंगे, फिर संप्राप्ति कैसे होता है, हेतु क्या होता है, इसको हम आयुर्वेद के हिसाब से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में चिकित्सा, क्योंकि आयुर्वेद से पूरी तरह से ये फैटी लिवर डिजीज जो है यह पूरी तरह से ठीक होने वाला है। तो चलिए हम इसी को विस्तार से पढ़ते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करके पेशेंट देखते हैं इतना अच्छा, और धन्वंतरी के स्वरूप हैं आप लोग। सभी में धन्वंतरी भगवान का निवास है और सभी में परमात्मा है। आप लोग पेशेंट को इस इंटेंशन देते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। तो इसी श्रृंखला में हम लोग फैटी लिवर डिजीज इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, तो आप लोग का भी बहुत अच्छा अनुभव है फैटी लिवर को ठीक करने में। आप लोग क्या सोचते हैं वह थोड़ा बताइए। और ये जो 4 स्टेजेस होती है, हेल्दी लीवर आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, हेल्दी लीवर कैसा होता है, फिर लीवर में फाइब्रोसिस होने लगता है, फिर फैटी लिवर जिसको हम स्टेटोसिस स्टेटोसिस ऐसे बोलते हैं, और बाद में लीवर सिरोसिस होके लीवर फेल हो जाता है। और उसके बाद लीवर फेल हो गया तो उदर के जो लक्षण है, जलोदर के लक्षण आते हैं। और फिर नहीं तो पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन होता है, पोर्टल वेन में वराइसिस होने लगता है, मतलब वो खराब होने लगते हैं पोर्टल वेन के सारे वॉल्स, और फिर और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। फिर लीवर फेल हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज ही नहीं होता है। हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख जी, उनका लीवर ऐसे ही धीरे 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 खराब होते गया और लीवर फेल हो गया। वो जब आईसीयू में थे तो उनके लीवर के लिए बहुत ज्यादा ऐसा खोज किया गया कि कोई लीवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि उस जमाने में जब वो थे तो कैडेवरिक सर्जरी लीवर का उतना होता नहीं था, तो उनकी डेथ हो गई। तो अगर उन्होंने आयुर्वेद किया होता तो आज
कुछ अलग परिस्थिति होती, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है, और खासकर आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को मालूम नहीं है कि फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस का किस तरह से विचार करना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए। तो हम लोग ये जो आज करेंगे, मैं आदरणीय अपने गुरुजी को प्रणाम करके, क्योंकि उन्होंने जो मुझे सिखाया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गुरु जी का ही आशीर्वाद है और उन्हीं का नॉलेज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए हम आज इस पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं मॉडर्न भाग बताऊंगा, फिर उसके बाद में आयुर्वेद का संप्राप्ति और हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो फैटी लिवर होता है, इसको हम लोग, अल्कोहल वाला जो फैटी लिवर होता है वो अलग होता है थोड़ा, और होता वही है, लेकिन उसमें मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है। और इसमें जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, इसमें बहुत सारे लीवर के कंडीशन हो जाते हैं जो अल्कोहल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन वो फैट्स जमा हो रहा है किसी ना किसी तरह से। तो इसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है, इसको हम लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो मेद धातु है, मेद या फैट है, वो स्टोर होने लगता है लीवर में। और जो लीवर जो है वह क्या काम करता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन से उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, और जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स है उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे वो मैकेनिज्म जो है, आयुर्वेद के हिसाब से देखिए तो अग्नि जो है, जाठराग्नि है, वो इतनी ताकतवर नहीं है कि फैट्स को वो मेल्ट कर पा रही है। और दूसरा बात है, आयुर्वेद की दृष्टि से देखिए तो मेद की धात्वग्नि जो है वह इतनी ज्यादा प्रदीप्त हो जा रही है कि जो खाया पिया जा रहा है वो फैट्स बना रही है। और वो फैट इतना ज्यादा हो रहा है कि शरीर के सब भाग में फैट तो हो ही रहा है, लेकिन वो लीवर पे भी जाके वो जहाँ पे जरूरत है वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब फैट के सेल्स है, एडिपोज सेल्स, फिर फाइब्रोसिस, फिर उसके बाद में फैटी सेल्स है, वो जाके फैट्स वहां पे जमा हो रहा है लीवर को, उसको फैटी लीवर बोलते हैं। तो इसमें लीवर में थोड़ा इन्फ्लेमेशन भी होगा क्योंकि अनावश्यक चीजें आ गई हैं, और उसकी वजह से स्केरिंग भी हो जाएगा। इरिवर्सिबल सेल में डैमेज होने लगेगा क्योंकि वह रक्त व स्त्रोतस का मूलस्थान है। उसका कार्य, वो जो कार्य है वहां पे आके कोई और आ गए, जैसे कि भारत में अगर चाइनीज लोग आ गए, तो वो चाइनीज लोग तो अच्छा काम करेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। आक्रमण करके भारत में एंट्री कर दिए तो नुकसान करेंगे। तो वह इरिवर्सिबल सेल डैमेज करते हैं जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो फैट सेल्स होते हैं। दूसरा क्या है कि हैवी अल्कोहल लेने वाले जो लोग रहते हैं उनको भी फैटी लिवर होता ही है। लेकिन जो ये धीरे धीरे जो फैटी लिवर हो रहा है नॉन अल्कोहलिक लोगों का, ये बहुत डेंजरस होता है। वो लिवर सेरोसिस तक जाता है और फिर लिवर फेलियर कर देता है, क्योंकि खान पान, रहन सहन, ये इतना विकृत हो चुका है ना आजकल, कि लोग ना रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे खाना खा रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, मल साफ नहीं हो रहा है। तो जो स्निग्धांश है, और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें, मैदा की चीजें खा रहे हैं जो मेद धातु बनाता है, तेल वाली चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा क्रिप्सी चीजें, जो बाहर के चटपटा चीज होता है, जो या ब्रेड बिस्किट, फर्मेंटेड चीजें खाते हैं जो मेद बढ़ाता है। और विहार में उतना खेल कूद वगैरह है नहीं। आप लोग को याद होगा बचपन में हम लोग को कंपलसरी गेम्स पीरियड होता था स्कूल में, और जब हम घर पे आते थे तो उस टाइम पे सीरियल वगैरह नहीं होता था। मुझे जहां तक याद है, दिन में DD1 में एक दो सीरियल आते थे, 3-4 बजे, वो स्वाभिमान सीरियल ऐसे कुछ कुछ आता था। और उसके बाद में बच्चे होमवर्क होमवर्क करके और शाम को 5 बजे से निकलते थे तो 7 बजे तक खेलते ही रहते थे। ग्राउंड में सब फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, खेलते ही रहेंगे, खेलते रहेंगे। उसके बाद शाम को आएंगे तो बहुत तेज भूख लगती थी, फिर खाना वाना खा के फिर होमवर्क करके सो जाते थे। और सुबह का क्लास होता था, सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो जो खेल कूद, आउटडोर गेम्स जो ज्यादा थे, उससे फैटी लिवर का प्रॉब्लम ही नहीं होता था। आजकल वो लॉकडाउन के बाद सब बंद हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, और ऑनलाइन सेशन ज्यादा होने लगे हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। उसकी वजह से संतर्पण जन्य कार्य ज्यादा हो रहा है आहार विहार में, तो ये फैटी लिवर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो ये फैटी लिवर ज्यादातर ना 40 से 50 साल के बीच में ज्यादा होने का दिख रहा है। और उनको फिर जब फैटी लिवर हो रहा है तो एक ऑर्गन पे हो रहा है, तो उसका इफेक्ट हार्ट डिजीज पे भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट भी इफेक्टिव हो रहा है। और ओबेसिटी बढ़ रहा है, मेदो रोग बढ़ रहा है, फिर टाइप 2 डायबिटीज बढ़ रहा है, सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है ये सब। टाइप 2 डायबिटीज भी, ओबेसिटी भी, हार्ट डिजीज भी, फैटी लिवर भी, सब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो कुछ लोगों का इतना स्त्रोतरोध होता है कि जो इंसुलिन सिक्रीट होना चाहिए पैंक्रियास के बीटा सेल से,
ब्लड में मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, शरीर के खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, एलडीएल का बहुत ज्यादा। और ये एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड क्या है, लिपिड क्या है, ये सब फैट्स है जो जिसका पाचन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अग्नि मंद है। जाठराग्नि लेवल, भूताग्नि लेवल, धात्वाग्नि लेवल से अग्नि मंद होने की वजह से उनका पाचन नहीं हो रहा है। पाचन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उतना कंजम्पशन नहीं है, खा रहे हैं ज्यादा, कैलोरीज ज्यादा खा रहे हैं लेकिन बर्न नहीं हो रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है। उसकी वजह से फैटी लिवर होने लगता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो एनलार्ज लिवर, लिवर बहुत बड़ा हो जाना ऐसे दिखता है। थकावट आना, क्योंकि सब स्त्रोतोरोध है, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो जब सभी चीज शरीर में खून नहीं अच्छे से दौड़ पाएगा तो थकावट जल्दी हो जाती है। फिर राइट एब्डोमेन जो रहता है, अपर एब्डोमेन जहां पे लीवर होता है, वहां पे हल्का हल्का दर्द होता है। उसी तरह से अगर ये चीज बढ़ रहा है, लिवर फाइब्रोसिस हो रहा है, स्टेटोसिस हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, फिर लिवर सेरोसिस हो रहा है, तो फिर ये आगे जाके असाइटिस हो जाता है, जलोदर की स्थिति हो जाती है, वहां पर भी अग्निमंद और मल संचिति ये होता है। अर्श में भी अर्श व्याधि जो है उसमें भी क्या होता है, तो मल संचिति होती है और अग्निमांद्यता होता है। लेकिन वहां पे गुद मार्ग में मल अवरोध हो जाता है और वहां पे जो मांसांकुर उत्पन्न हो जाते हैं, रेक्टल वेट डायलेट हो जाती है और वो पाइल्स बन जाता है। यहाँ पे संप्राप्ति कहाँ हो रही है? तो अम्बुवस्त्रोतस, उदक वस्त्रोतस जिसको अम्बुवस्त्रोतस बोलते हैं, स्वेद वस्त्रोतस, मूत्र वस्त्रोतस, ये सब विकृत हो रहा है। और पेरिटोनियम और स्किन के बीच में पानी जमा होने लगता है। पानी में इतनी, मतलब अग्नि में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो फिल्टर करके निकाल सके, तो पेट में एक्यूमुलेट होता है। और उसका मेन कारण होता है लिवर, लिवर का कार्य अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो पाचक पित्त का स्त्राव नहीं हो पाता है, खाना पचता नहीं है और पानी जमा होते रहता है, मल की भी संचिति होती रहती है, तो असाइटिस हो जाता है। ब्लड वेसल जो होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। किसी किसी को ब्रेस्ट जो पुरुषों में ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। स्प्लिन, अगर एक यकृत जो यकृत जो है रक्तवत स्रोत का मूल स्थान है, उसमें अगर इफेक्ट होगा तो दूसरा जो उसके साइड में जो स्प्लिन बैठा है वो बोलेगा कि जब मेरे भाई को हो रहा है, उसका भी तो फंक्शन आरबीसी डिस्ट्रक्शन का है। यकृत और प्लीहा को मूल स्थान बोला है रक्तवत स्रोत, तो यकृत का दृष्टि होगा तो स्प्लिन का भी होगा, तो स्प्लिनोमेगैली भी दिखने लगती है। फिर हाथ में, पूरा हाथ में रेडनेस आने लगता है। और जॉन्डिस, ये प्राइम जो बोलते हैं कि सबसे बड़ा बीमारी जो होता है, लीवर की कोई भी पैथोलॉजी होती है वहां पे कामला व्याधि जरूर हो जाती है, क्योंकि वहां पे पित्त का स्त्राव जो है वो विकृत रूप से हो रहा है। शरीर में बहुपित्त कामला या रुद्रपत कामला ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं, जैसा वहां पे संप्राप्ति होगा। शाखाश्रित कामला होगा या कोष्ठाश्रित कामला, लेकिन कामला व्याधि जरूर दिखती है फैटी लिवर की। अगर ज्यादा बढ़ते जाए, लिवर फेब्रोसिस हो गया, फैटी लिवर हो गया और ज्यादा बढ़ा, तो फिर वो सेरोसिस में जा रहा है, तो वहां पे कामला व्याधि ये दिखता है। चलिए, इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज, क्योंकि चर्चा तभी होती है जब सब लोग डिस्कस करते हैं। मैं अकेले बोल के जाऊंगा तो उससे नहीं होगा, आप लोग कुछ बोलिए। आदरणीय अरविंद सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे फैटी लिवर हाँ सर, पे? बहुत बढ़िया टॉपिक है सर। देखिए, स्नेह व्यापक है, मेदो धातु का बीमार गमन है, मीन्स स्वतः दृष्टि है। और स्वतः दृष्टि में कहाँ पे क्या हो रहा है कि पाचक पित्त के स्थान पे मेद की वृद्धि हो रही है या कफ की वृद्धि हो रही है। तो कफ के मंद गुण, स्निग्ध गुण की वृद्धि हो रही है। और पित्त का क्षय होता है ऐसे में, क्योंकि जो है लीवर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता। मेदवानी दुष्टंती के लिए बोला गया है कि अभिसंधि भोज्यानि स्निग्ध उष्ण दिवाणी चा मेदवानी दुष्यंती वारुणश्च अति सेवना। जो लोग मदिरा का सेवन ज्यादा करते हैं उनकी मेद वाहिनी दूषित हो जाती है। मीन्स लीवर में फैट या आपका मेद, आयुर्वेद हाँ। की लैंग्वेज में कहें तो मेद की वृद्धि हो रही है। कहाँ पे? पाचक पित्त के स्थान पे, जहाँ पे अग्नि का स्थान है। तो लीवर एनलार्ज हो जाता है। और लीवर एनलार्ज हो जाएगा तो उसकी जो है फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो पित्त, पाचक पित्त जो है आंतों में या अग्नि में नहीं स्वीकृत होता है, अग्नि प्रदीप्त नहीं होती है, तो जिसकी वजह से थकान रहती है। और चरक में और सुश्रुत में जब भी उदक वर्ष होता है, ये अन्न वर्ष होता है या ये पेट के कोष्ठ वर्ष होता है, इसकी दृष्टि के लिए कभी भी बताया गया है।
तो चरक ने हमेशा बताया कि वहां पे मल ये द्रव की संचिति हो जाती है, मतलब जलोदर की तरफ चरक ले गए हैं। सुश्रुत में उन्होंने कैंसर की तरफ, कर की तरफ बोला गया है। तो इसमें भी जो है लीवर सिरोसिस और ये सब सिम्टम आते हैं। बढ़ती फेट मेद 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 बढ़ रहा है, तो मेद के लिए एक बहुत बढ़िया श्लोक भी आया है। स्पिक स्तनों उदर स्पिक स्तनों उदर लंबन, मतलब कमर में, स्तन में, उदर में लंबनम वृद्धि हो रही है, वो यहाँ पे शो कर रहा है लीवर एनलार्ज। नो डाउट फैटी थकान भी है, और कई बार कॉम्प्लिकेशन में एसाइटिस वगैरह भी आ जाता है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि मेदवानी विकृत है, मेद धातु की अग्नि मंद है। तो जो भी मांस के बाद, जो भी मांस धातु अग्नि के बाद केवल मेद की वृद्धि होती है, आगे की धातुओं का वृद्धि नहीं होती है। तो इसीलिए मेद का ही डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो ओबेसिटी, लेस एक्टिविटी, आत्मसुखम सब वाला एक सिम्टम जो है, यह फैटी मेद वर्धक आहार या स्निग्ध अभिसंधि स्निग्ध उष्ण खाने का अधिक सेवन, एलोपैथिक में इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसमें इंसुलिन, तो ये सब सिम्टम आते हैं सर। राइट सर, थैंक यू सर। अगर हम चरक संहिता में 23 अध्याय देखेंगे तो वो खासकर चरक संहिता में जो लिखा है, और चरकाचार्य जी बहुत इंटेलिजेंट थे, आप्त थे, उनको मालूम था कि कलयुग में लोग बहुत ज्यादा संतर्पण करने वाले आहार का सेवन करेंगे, विहार का सेवन करेंगे। तो उन्होंने संतर्पण ये अध्याय लिख ही दिया है। उन्होंने क्या बोला है, मैं पूरा उसका भावार्थ पढ़ता हूँ, अर्थ पढ़ता हूँ, कि जो पुरुष स्निग्ध आहार ज्यादा खाता है, अब ये समय बदल जाएगा। स्निग्ध आहार उस जमाने में लोग किस तरह का आहार खाते थे और आज खा रहे हैं, वो अलग, फॉर्म अलग हो सकता है, मतलब खाने पीने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन स्निग्ध चीजें, जो तेल में बनाई हुई चीजें हैं, वो ज्यादा खा रहे हैं। मधुर चीजें ज्यादा खाते हैं, मतलब मीठा चीज ज्यादा खाते हैं। उसी तरह से गुरु आहार, अग्नि के विपरीत गुरु आहार खा रहे हैं। पिच्छिल आहार खा रहे हैं। पिच्छिल मतलब जो मैदा से बनाए हुए हैं, चिकनाहट वाले, मैदा वाले, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गया, बहुत ज्यादा। पहले के जमाने में बिस्किट तो नहीं था, चरक जी के टाइम में ब्रेड नहीं था, लेकिन आज वो खाने का स्वरूप बदल गया है। लेकिन जो पिच्छिल खा रहे हैं, अभी अमेरिका में जो ट्रम्प है ना, उन्होंने जो टैरिफ लगा दिया है 25% इंडिया पे, तो वो अभी क्या चाह रहे हैं कि हमारे भारत के बाजार में वो कृषि क्षेत्र और दूध क्षेत्र में आए। तो उसमें वो कुछ ऐसी बीजें देना चाहते हैं, भारत को बेचना चाहते हैं, जो मतलब पूरी तरह से लैब में बना हुआ है। तो उसमें विकृति है, उससे हमारे, अगर भारतीयों ने खाया तो स्पर्म सेल पूरा डेड होंगे, नपुंसकता आएगी, और ये फैटी लीवर की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अभी इंडिया ने अभी ओपन नहीं किया है वो चीजें, लेकिन वो चीजें अगर आ गई तो फिर वो हाइब्रिड चीजें और नुकसान करेंगी शरीर को, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से वो जो वहां बीज बनाए गए हैं फसलों के, फ्रूट के, वो सब यहाँ पे साथ में नहीं है। दूसरा बात है कि वो ऐसी गायों का दूध बेचना चाहते हैं, यहाँ पे मदर डेयरी, अमूल का जो दूध है, ये हम लोग गायों को शाकाहारी रखते हैं भारत में। गीर गाय का जो दूध है, ये सब हम शाकाहारी रखते हैं। वहां पे नॉनवेज खिलाते हैं और दूध का प्रोडक्शन करते हैं केमिकली, और वो भी हाइब्रिड। सुअर और ये जो गाय होता है ना, उसके कॉम्बिनेशन से गाय बनाई है। मतलब वो गाय नहीं है, वो एक तरह से पिग है, सुअर है, उसका हाइब्रिड है। वो सब ऐसा दूध हमारे देश में भेजना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं पैसे के लिए। तो ये अगर ऐसा विकृत चीजें आएंगी तो वो क्या होगा, पिछलता वाला दूध आएगा, और उससे फिर लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी तरह से नए धान्य जो रहते हैं, जो बारिश हुआ है और नया नया धान्य आया है, कटाई होके आ गया है, मतलब मतलब बारिश के पहले या बाद में, मतलब नया धान्य जिसमें बहुत ज्यादा क्लेद है, वो वाला नया मध्य। फिर आनू पर जलीय प्राणियों के मांस ज्यादा सेवन करने वाले, दूध का सेवन ज्यादा जो लोग करते हैं, उनका लीवर डैमेज होता है, क्योंकि वो पचाने की शक्ति होनी चाहिए। अभी महेंद्र सिंह धोनी जो थे, वह दूध पी के और क्रिकेट खेलते थे। तो या फिर अरविंदर द सिल्वा थे श्रीलंका के, वो लेकिन उतना मेहनत करते थे, वर्कआउट करते थे। आज के जमाने में उतना लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो दूध का सेवन ज्यादा करने वाले, दही का सेवन ज्यादा करने वाले, गुड़ के बने हुए पदार्थ का सेवन करने वाले, जैसे हलवा मालपुआ सेवन ज्यादा करने वाले, फिर जो सेकी हुई बाटी है, तिलकुट है, तिल के लड्डू है, इनका, इनसे बनाए हुए अधिक मात्रा में पदार्थों का सेवन करते हैं। और कोई मेहनत नहीं करते हैं, चेष्टाओं से द्वेष करने वाला। चरक संहिता में क्या बोला है, चेष्टा द्वेषी।
जो थोड़ा उठना भी नहीं चाहते, और आजकल ऐसी ही लाइफस्टाइल हो गई है। पहले के जमाने में लोग, बच्चे जो थे वो स्कूल जाते थे पैदल, इतना दूर दूर तक पैदल जाते थे। आज तो बस आती है, वैन आ जाता है। हमें भी कहीं जाना होता है तो टू व्हीलर लेके जाएंगे, फोर व्हीलर लेके जाएंगे। तो चेष्टाओं, और फिर क्या है, रिमोट आ गए। टीवी को ऑन करना है रिमोट, फ्रिज ऑन करना है रिमोट, हर चीज में रिमोट आ गया है। तो फिर ना चेष्टाओं से द्वेष बढ़ रहा है। जो भी कोई भी शारीरिक श्रम नहीं करता है, दिन में सोता है, फिर जो पलंग या आसन पर सुखपूर्वक बैठे रहता है, जो लैपटॉप के सामने भी बैठे रहते हैं, ये सब क्या है, संतर्पण जन्य आहार विहार है। इसके वजह से चरक संहिता में क्या बताया कि प्रमेह होता है, पीड़िकाएं होती हैं, कोट होता है, कंडू होता है, पांडु होता है, ज्वर होता है, कुष्ठ होता है, आम प्रदोषज व्याधियां, विसूचिका, अलसक, मूत्रकृच, अरोचक, तंद्रा, क्लैब्यता आती है, शरीर का अति स्थूल हो जाना। ये देखिए, स्थूल हो जाना, यही जो मेद धातु बढ़ रहा है, या फिर लीवर में भी जाके बढ़ जाता है। आलस्य होना, गुरुगात्रता होना, ज्ञानेंद्र स्रोतों का कफ से लिप्त होना, बुद्धि में मोह उत्पन्न हो जाना, मतलब क्या करना है क्या नहीं ये निर्णय नहीं कर पाना, प्रमीलक मतलब हमेशा ध्यान मग्न रहना, और शोथ हो जाना, ये सब संतर्पण जन्य हेतु के अति सेवन होने से ये होता है। फिर उसकी चिकित्सा भी बताइए, हम चिकित्सा पे बाद में देंगे, लेकिन हम इसी को और डिटेल में, जो फैटी लीवर हो रहा है उसको हम अभी और चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोग का भी कोई और इस पे कुछ कहना है तो आप लोग भी कह सकते हैं, कुछ हेतु के बारे में चर्चा करिए प्लीज। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप मेदो रोग के बारे में या फैटी लीवर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर प्रणाम सर, सबको हाँ। मेरा प्रणाम। सर बहुत अच्छा आपने बताया कि जो चेष्टा विरहित होता है और बैठ बैठ कर जो आपने बताया कि जो अनुपजीवक के मांस को भक्षण करता है, जो चरक महर्षि का संतर्पणी अध्याय में वर्णन किया गया है। नवान्न जो अन्न को ज्यादा खाते हैं, क्लेद जो अन्न खाता है, जो अभिसंधि पदार्थ को ज्यादा भक्षण करते हैं, उनका जो अग्नि मंद हो जाता है, वो ठीक से आहार जो होता है वो पचता नहीं। जो मेद धातु जो मांस जो अस्थि में परिणत होना चाहिए था, वो मेद का पचन ठीक तरह से अग्नि से नहीं होता है, तो ये फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है लीवर में। तो ऐसा सुनने से सर ऐसा पता लगता है, जो भी हमारा जो प्रमेय का अध्याय में जो वर्णन किया गया है, आस्या सुखम स्वप्न स्वप्न सुखम दधिनी ग्रामोद्य का अनुपरसम पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकुच्छ सबम। जो भी विकृत गुड़ या मिठाई का ज्यादा भक्षण करते हैं, जो भी अभी आपने बोला है, तो उनका यही जो मेद धातु विकृत हो जाता है। और जो भी सक्सेना सर ने भी बताया, जो अति प्रवृत्ति संग शिराणाम ग्रंथ, वो जो स्रोत का बीमार गमन हो जाता है। और वो तो अग्नि का ठीक से जो जो चेष्टा विरहित तो मनुष्य हो जाता है, उनका जो ये जो अग्नि का ठीक से शरीर में जो जलन नहीं होता है, तो वो उत्तर उत्तर धातु का पचन नहीं होता है। इसलिए वो जो मेद धातु का ज्यादा ही डिपोजिशन हो जाता है और वो फैटी लीवर हो जाता है। जो भी ज्यादा भी अल्कोहल लेता है, उसका भी अग्नि भी मंद हो जाता है। जो भी बताया गया है, ये रोगा सर्वापि मंदाग्नौ, वो जो मंदाग्नि होकर वो धातु का पचन ठीक नहीं होता है। तो ऐसा ही होता है। बस इतना ही सर बोलूंगा। सबको प्रणाम सर। टीना मैडम का भी सुनेंगे और लोगों का भी सुनेंगे, लेकिन हमारे चरकाचार्य जी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, वो त्रिकालदर्शी थे। उनको भूत भविष्य वर्तमान सब दिखता था। और उन्होंने जब देखा होगा उस जमाने में कि लोगों को कलयुग में फैटी लिवर डिजीज हो रहा है, और उस समय भी होता था, लोग मीठा बहुत खाते थे, तो उन्होंने क्या लिखा है, अचिंत्या हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन च नित्य स्वप्न प्रसंगाच नरो वराह इव पुष्यति। मतलब जो चिंता नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, चिंता मत करो, ज्यादा चिंता करने से रसवस्त्र दृष्टि होती है, लेकिन चिंता करना भी चाहिए, एकदम सुखी नहीं रहना चाहिए। जो बागभट्ट जी है वो बोले, नैवत्र सुखी न च शंकी, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। उसमें जो स्वस्थ वृत्त बताते हैं दिनचर्या में, वो बोलते हैं कि हमेशा सुखी भी मत रहो और बहुत दुखी भी मत रहो, मीडियम रहो। तो यहाँ अचिंत्या हर्षणेन, जो खुश रहते हैं, हमेशा हर समय खुश रहते हैं, चिंता नहीं करते हैं,
और केवल संतर्पण वाले चीजें खाते हैं, और नित्य स्वप्न, सुबह भी सोते हैं, शाम भी सोते हैं, सोते ही सोते रहते हैं। और ऐसी चीजें लेते हैं जो मेद बढ़ाता है। उन्होंने एक और चीज बताया कि कफकर और मेदकर पदार्थों का, मेद बढ़ाने वाली चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं और चिंता करते हैं। और कुछ लोगों को बीज स्वभाव से ही ये फैटी लीवर होता है। अगर माता पिता में बीज खराब हो गया है, मेदो रोग है, तो उनके बच्चों में भी ये आएगा। तो इसके वजह से फिर क्या होता है, और ये एक चीरकारी, व्याप्य और अत्यंत पीड़ाकर व्याधि है फैटी लिवर डिजीज। इसको चिकित्सा करना भी बहुत मुश्किल होता है। वो जो अर्जुन कपूर है ना, इसका बोनी कपूर का बेटा, वो बहुत मोटा था। और जो ये थी सोनम कपूर, वो भी बहुत मोटी थी। उनका इंटरव्यू आ रहा था एक बार, तो वो कॉफी विद करण का जो इंटरव्यू है ना, तो उसमें वो क्या बोल रहा था, वो बोल रहे थे वो दोनों कि मोटापा जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, पतला होना बहुत डिफिकल्ट है। और चरक में भी बोला है कि न ही स्थूलस्य भेषजम, स्थूल व्यक्ति की कोई चिकित्सा मेडिसिन नहीं है अगर वो डाइट को नहीं कंट्रोल करे तो। अगर फिर डाइट करेगा, उल्टा पुल्टा खाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, परमानेंट इलाज नहीं है। और उसने भी कहा था अर्जुन कपूर ने कि मुझे पतला होने में कितना मेहनत लगा है मुझे ही पता है। सोनम कपूर भी बहुत मोटी थी एक जमाने में, फिर वो हीरोइन बनने के लिए वो वेट लॉस कर करके 1 साल 2 साल में फिर वो पतली हुई है। तो अब ये इतना कफ बढ़ाने वाले, मेद बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन हो रहा है, बहुत मीठा खाया जाता है आजकल। उसकी वजह से क्या होता है कि, और अव्यायाम किया जाता है, तो अपाचित और विकृत मेदों की, मेद धातु की वृद्धि होती है। मेद की धातु अग्नि प्रदीप्त उप जाती है, और मेद की वृद्धि होती है, स्त्रोतोरोध होता है, वायु का विमार्गमन होता है, और मेद का भी विमार्गमन होता है। वायु जो है वो विमार्गमन करके कोष्ठ में ही संचरण करती है, और वो क्या करती है, जाठराग्नि को संदुक्षित करती है। उसके वजह से भूख लगती है, क्षुधा वृद्धि होती है। फिर अन्न का पचन होता है और शोषण शीघ्रता से होता है। लेकिन उससे रस धातु नहीं बनता है, रक्त नहीं बनता है, उससे केवल और केवल मेद धातु बनता है। और इंसान जब ज्यादा खाएगा और वर्कआउट कम करेगा, तो हमारा जैसे पहले के जमाने में जो इंजन होते थे, रेलवे के इंजन होते थे, तो एक आपने वो गदर मूवी देखा होगा कि वो कोयला डालते हुए सनी देओल डाल रहे हैं, अमीषा पटेल डाल रहे हैं, तो वहां कोयले का एक अलग से वो पूरा कंटेनर वाला एक बोगी टाइप रहता था, कोयला रहता था। तो जहां अग्नि है वहां पे ईंधन रखा हुआ रहता था। वैसे ही जो फैट्स है, ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हमारा जो ये जो अनाहत चक्र है, वह उसके पास में पूरा फैट्स एकुमुलेट किया कि इमरजेंसी में ये फैट्स का हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और प्रयोग कर सकते हैं शक्ति में। लेकिन अगर वो वर्कआउट नहीं किया जा रहा है, तो वो ईंधन ईंधन ईंधन, फैट्स 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 इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर पेट में ऐसे तोंद निकल जाती है। तो यही चीज हो रहा है, इंसान ज्यादा खा रहे हैं लेकिन वर्कआउट कम कर रहे हैं, विशेषतः मधुर अन्न का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। तो मेद की अग्नि जो है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होने से क्या होता है कि विकृत मेद बनने लगता है, और मेद धातु पे परिणाम होता है, स्त्रोतोरोध होता है, अन्य धातुओं की पुष्टि नहीं होती, केवल और केवल विकृत मेद होता है। अब ये मेद इतना ज्यादा है तो पेट में तो जमा होगा ही, लीवर में जमा होगा, किडनी में जमा होगा, सब जगह वो जमा होने, बाहर तो दिखेगा ही, स्विक जो बोलते हैं स्विक प्रदेश में, कटी में, कमर में, सब जगह हो रहा है, लेकिन वो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी जमा होने लगता है। और इसी में, इसी श्रृंखला में फैटी लिवर डिजीज टाइप का एक बीमारी हो जाता है। इसमें आयु का ह्रास होता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, कृच्छ वैवयता होती है, दुर्बलता आती है, शरीर में दुर्गंध आती है, स्वेदाबाद होता है, अति शुद्धा होती है, अति तृष्णा होती है, ये मेद रोग के। अब हम लीवर के वजह से, लीवर में फैटी लीवर हो रहा है, तो क्या क्या चीजें सिम्टम्स दिखने को मिलती है, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि सेल्स जो है वो शुगर नहीं ले पा रहे। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है ऐसा डायबिटीज, फिर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, मतलब शुगर लेवल बढ़ जाता है, प्री डायबिटीज के लक्षण आते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, हाई लेवल ऑफ फैट्स हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड ब्लड में बढ़ जाता है, और वो धीरे धीरे जाके कोरोनरी आर्टरीज को भी ब्लॉक करने लगता है, वहां पे कैल्सिफिकेशन करने लगता है, फिर वहां पे आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस, प्लेक फॉर्मेशन होके वो उसको भी ब्लॉक करने लगता है। वायु तो उधर जा रहे ना, फैट्स को सुखाएगा, और वहां पे फिर इन्फ्लेम्ड करके वो सब रास्ता ब्लॉक करता है कोरोनरी आर्टरी का। तो इसके वजह से, और फिर क्या है, फैटी लिवर अगर हो गया तो हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे मेन होता है, हाई लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, ओबेसिटी होता है। अगर वही फैट्स जाके अगर आर्तवस्त्रोतस में जा रहा है,
तो वहां पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, स्त्रोतोरोध होगा, मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ने से मेंसेस रुकेगा, और वहां पे सिस्ट फॉर्मेशन होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उसकी वजह से मेंसेस ही नहीं आएंगे, मेंसेस नहीं आएंगे तो वो आर्तव है, वो मार्ग आर्तव का भी मार्गमन होगा, उससे और मोटापा आएगा। फिर उसके बाद में हिर्सुटिज्म, हार्मोन इम्बैलेंस। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, पीसीओएस, वह भी फैटी लिवर डिजीज की वजह से होता है। टाइप 2 डायबिटीज होता है। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी दिखता है क्योंकि थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है वहां पे। कफ और वायु विकृत हो रहा है। उसी तरह से हाइपोपिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरिज्म, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी बहुत कम काम कर रहा है वहां पे, उसका फंक्शन भी कम हो जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का। उसके बाद में ये ज्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको फैटी लिवर डिजीज होता है, या प्री डायबिटिक होते हैं उनको ये दिखने लगता है। जिनको चर्बी बहुत ज्यादा, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, उनको ये ज्यादा दिखने लगता है। चलिए, इस पर आप लोग कुछ बोलेंगे? डॉक्टर वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी फैटी लिवर पे? मनीषा मैडम, आपके पास पेशेंट आते हैं फैटी लिवर डिजीज के? मनीषा मैडम जी, कुछ बताइए। जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताइए। डॉक्टर दिनेश सर, आपके पास पेशेंट आते हैं ऐसे फैटी लिवर के? डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे, बोल सकते हैं। डॉक्टर विकास जी, अभय सर, कुछ बोलिए। मैं आप लोगों से चर्चा चाहता हूँ। सपना मैडम, कुछ बोलिए प्लीज। सर 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में। आप आइए। हाँ, विकास कुमार जी, आप बताइए सर प्लीज फैटी लिवर के हाँ बारे में। सर, प्रणाम सर। हाँ, सर ये प्रणाम। आपने बताया, ये प्रकोपक कारणों से जो है मुख्य जो ये इसमें है, पित्त स्थान जो ग्रहणी कला में, वहाँ पर कफ की वृद्धि हो जाती है, स्रोतस अवरुद्ध हो जाता है, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम सब शुरू होती है। तो सर उसी को ठीक करना होता है, स्रोतस जो अवरोध दूर करें, और मेदोपाचक वगैरह ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, यही है। जी, चलिए, और कोई बोलना चाहे बोल सकते हैं। इस टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पेशेंट आते हैं अभी के जमाने में। नमस्कार सर। हाँ सर, प्लीज सर सर बताइए। ऐसा है कि पेशेंट तो हमारे पास आते हैं, लेकिन ऑलरेडी डायग्नोज होके ही आते हैं जी। चाहे वो रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट लेके आए, चाहे अल्ट्रासाउंड स्कैन लेके आए। तो इसलिए उनको ये होता है कि हमें संप्राप्ति देखने की ज्यादा जरूरत, अभी जरूरत लगती नहीं थी। लेकिन अब आपसे जो सीख रहे हैं उसके हिसाब से हम आप क्वेश्चन आंसर उनसे करते हैं तो पता लगता है। अदरवाइज तो ये होता था कि ये आइए और लिफ्ट टू रूटू वगैरह दे दो, या आरोग्य वर्धनी दे दो, सारा कुछ दे दो। तो हमारे पास सारे ये डायग्नोज होके ही आते हैं। लेकिन अब जब आपसे आपके साथ लगा हूं सर, तब मुझसे क्वेश्चनिंग शुरू करे हो, तो धीरे धीरे और भी सीख जाऊंगा सर। थैंक यू सो मच सर। जी, संतर्पण जन्य व्याधि, चरक संहिता का 23वां अध्याय, संतर्पणीय अध्याय, वो देख लें तो सब आंसर मिल जाता है। हाँ, चलिए, इस पर मनीषा मैडम जी आप कुछ बोलिए ना प्लीज। मनीषा मैडम का सुनने का मन कर रहा है। प्रियंका यादव मैडम कुछ बोलेंगी? प्रीति मैडम, चंपा मैडम, भारती मैडम, कुछ बोलिए प्लीज। अरविंद सर कुछ बोलिए, नहीं तो मैं बोलता हूँ। तो अभी ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है ना, ये सेरोसिस में कन्वर्ट होता है। फैट्स एक्युमुलेट होगा, बाद में वायु उसको रुक्षता से सुखाते जाएगा, लीवर के सेल डैमेज होंगे, स्कार फॉर्मेशन होगा, और लीवर खराब होते जाते हैं, हार्ड होते जाता है बहुत ज्यादा। तो फिर इसके वजह से क्या होता है, असाइटिस होता है, इसोफेगस के वेन्स में स्वेलिंग होता है, पोर्टल वेन में, और फिर वहां पोर्टल वेन के जो सेल, वो जो वॉल्स है वो खराब होते हैं, वराइसिस होता है, कभी रप्चर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। फिर इसके वजह से हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, आवाज स्लर्ड स्पीच हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, एंड स्टेज लीवर फेलियर हो सकता है। जब लीवर ही काम करना बंद कर दिया तो फिर सब कुछ खत्म। तो उसमें लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। और हमें क्या करना है कि हमें फैटी लीवर के जो भी रिस्क हैं वो रोकना बहुत जरूरी होता है। हेल्दी डाइट देना चाहिए, जो फ्रूट्स रहे, वेजिटेबल रहे, और जो मेदोवस्त्रोतस दुष्टि के जो लक्षण है कि मेदवर्धक आहार विहार ना करें, अभिसंधी चीजें ना खाएं, दिन में ना सोएं, ये सब हमें देखना पड़ता है। हेल्दी फैट्स का प्रयोग करें, होल ग्रेन्स का प्रयोग करें, वेट को कम करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, आसन करें, ये सब तो हमें करना ही करना है। चिकित्सा भी हमें करना है। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो रिपोर्ट्स लेके आते हैं, जैसे सर ने बताया। तो हमारे पास आए तो एक बार सीबीसी करा लें, कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर के एंजाइम्स देख लें, एसजीओटी, एसजीपीटी, जीजीटी, और वीडीआरएलडी, वो सब देख लें, वीडीएल,
वगैरह, LDL और HDL, वो सब हम लोग देख लें। लीवर फंक्शन टेस्ट देख लें। क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस हुआ है क्या, हेपेटाइटिस A, C, ये सब देख लें। फिर उसके बाद फास्टिंग ब्लड शुगर देख लें, हेमोग्लोबिन देख लें, HbA1c जो रहता है शुगर का, ग्लाइसरेटेड हीमोग्लोबिन, वो देख लें 3 महीने का। लिपिड प्रोफाइल करा लें, कोलेस्ट्रॉल का क्या लेवल है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, वो देख लें। तो हमें एक आइडिया आता है कि फैटी लिवर है और शरीर में लिपिड कितना बढ़ा हुआ है, वो हमें पता चल जाता है। दूसरा, फैटी लिवर है कि नहीं है वो कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है, या सीटी जो रहता है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन करना होता है, या MRI करना होता है एब्डोमेन का। तो हमें ये पता चल जाता है कि फैटी लिवर है, कितना बढ़ा हुआ है, क्या है। उसी तरह से और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्टोग्राफी वगैरह करके हमें पता चलता है कि फाइब्रोसिस कितना हुआ है या स्कैरिंग कितना हुआ है, वो सब हम टेस्ट कर सकते हैं। अब चिकित्सा पे आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अरविंद सर से सुनना चाहूंगा। अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल हाँ सकते सर, हैं। अभी तो बहुत चीजें हैं चिकित्सा में सर, अभी कल आएंगे सर। चिकित्सा में कल आएंगे, हाँ, आप देखिए, बताइए। जब भी मेरसा आवृत जब बात होती है किसको, वो हमेशा चरक ने एक बहुत बढ़िया श्लोक दिया है कि मेरसा आवृत आवृत मागत वायु कोष्ठे विशेषता। आप समझ रहे हो ना सर, सब लोग, कि वो जो भी मेष का आवरण होता है या मेद वृद्धि होती है, वो कहाँ पे होती है, वो कोष्ठ में होती है। और कोष्ठ में क्या बोला गया है, वृक्क और बपा बहन। बपा बहन क्या है, ओमंटम है, मतलब वहां पे भी मेद की वृद्धि हो रही है। और ये एक चीज और बोली गई है कि अमाशय स्नेहा वृक्क को पुष्यति, मतलब ये कितना बढ़िया कोरिलेशन किया है कि जो स्नेह है अमाशय का, उसको कौन पुश कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब वर्क किससे बड़ा है, मेद से बना हुआ है। मेद रक्त और कफ से बना हुआ है वर्क। तो और जब भी इस तरीके के पेशेंट आते हैं या जिनका मेद में उसमें ओमेंटम या कोस्ट में इसने डिस्टर्ब होगा, तो ब्रक इसीलिए लीवर नेफ्रोसिस या रीनल फेलियर की तरफ जाते हैं। तो उनका ये था मेषा आवृत मार्गत मार्गत वायु कोष्ठे विशेषता चरण संधु छत अग्नि आहारम शोषयत्यापि। मीन जो मेद बढ़ रहा है कोष्ठ में, उसने वायु को रोका। वायु रुकती किससे, पित्त से रुकती है, कफ से रुकती है, मेद से रुकती है। लेकिन कोष्ठ में क्या हुआ, वो मेद ने रोका, वो कोष्ठ में उसकी वजह से क्या हुआ, अग्नि प्रदीप्त हुई। अग्नि प्रदीप, क्योंकि वो अग्नि जो है अमाशय की अग्नि, जैसे पित्त में होता, ज्वर में होता है, अमाशय की अग्नि पूरे शरीर में फैल जाती है, सारी धातुओं में फैल जाती है, इसीलिए संताप के लक्षण आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मेद की वजह से आगे के श्रोत्र डिस्टर्ब है, तो मेद की वजह से अग्नि आगे की तरफ नहीं गई, तो उसने क्या किया, भूख बढ़ा दी। इसीलिए ओबेस पेशेंट में भूख बढ़नी शुरू हो जाती है। ओबेस पेशेंट में भूख बढ़नी शुरू हो जाती है, और उसमें ओबेसिटी क्यों आई है, क्योंकि स्फिक स्तनो उदर लंबनम हुआ है। क्यों हुआ है, बद्ध मेद डिपोजिशन हुआ, कफ का स्निग्ध गुरु गुण बढ़ा, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, क्योंकि वो लीन कफ की तरफ चला गया। इसमें फैटी लिवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़े, वो भी तो मेद का स्टार्टिंग है। ट्राइग्लिसराइड है जी, लिपिड प्रोफाइल है, वो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल, HDL है, LDL है, VLDL है, ट्राइग्लिसराइड डिपोजिशन हुआ, प्लस SGPT डिस्टर्ब हुआ। उसने क्या किया, अग्नि को मंद किया मेद ने। तो SGOT SGPT जो लीवर के जो एंजाइम है, उसमें SGPT डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि लीवर सेल्स में जब भी वो आएगा तो SGPT डिस्टर्ब होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे SGPT रेज करता है। अग्नि विकृत रहती है, अग्नि मंद रहती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग के आयुर्वेद में बताया गया कि मेषा आवृत वायु में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट में यही सिम्टम आते हैं, क्योंकि उसमें भी बद्ध मेद होता है। इसमें पेशेंट में स्लीप एपनिया भी मिलती है। ऐसे में फैट, जब भी फैट डिप्रेशन शुरू होगा तो स्लीप एपनिया भी मिलती है। हाइपोथायराइडिज्म में भी ये आता है कि जब भी आपकी कम स्लो स्लगिश आगे का हो जाता है,
जो धातुएं होती हैं। तो इसलिए एलोपैथिक नगर से सोचे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस उन्होंने बोला है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को उन्होंने 4 लेवल पे बोला है, एंडोथेलियल लेवल पे, मस्कुलोस्केलेटल लेवल पे, ओवेरियन लेवल पे, हाइपोथैलेमिक लेवल पे। क्या कर रहा है वो? इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि शुगर का ऑब्जॉर्व करके वो उसमें देता है आगे के जहां पे भी उनके बाउंड्री पे इकट्ठा होता है, तो एपिटाइट कंट्रोल सिस्टम डीअरेंज हो जाता है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, जो ओबेस पेशेंट में भी, डायबिटिक पेशेंट में भी, और जो भी संतापन जन्य व्याधियां जितने भी होती है उसमें इंटेस्टाइनल फ्लोरा मीन्स वहां पे भी कफ का स्निग्ध मंद गुण जो है स्टिप हो रहा है। तो क्या होगा, तो वो सेल स्ट्रेस में रहती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स एसओपी, जीपीएक्स, सीएटी वगैरह जो है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कफ बढ़ रहा है, मेद बढ़ रहा है, एक्सेस कफ और मेद, जो सर्कुलेटरी चैनल्स होते हैं, सर्कुलेटरी चैनल्स किसने बोले हैं एलोपैथिक में? हम लोग के में सर्कुलेशन के लिए रस बोला गया है, रक्त नहीं बोला गया है, हमेशा रस बोला गया है। व्यानो व्यान का काम रस को व्यानो हृदय स्थिता गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेशो उन्मेष आदि क्रिया मीन्स ब्लड नहीं बोला उन्होंने, रस नहीं, रक्त नहीं बोला है आयुर्वेद में। उन्होंने कहा रस वाहनी, रस जो है जाता है, रस से सारे वात पित्त कफ जो है जाते हैं, रस को अलग करा है उन्होंने, इसीलिए रस को कोष्ठ में रखा है, रक्तांबट शाखा में रखा है। तो वो जो है रस वाहनी दुष्चंती हो रही है, चाहे चिंत्या चाहे अति चिंतना से हुआ, या अभिसंधि भोजानी स्निग्ध उष्ण दिवाणी। इवन उन्होंने कहा कि ये जो अल्कोहलिक सेवन ज्यादा करते हैं, वरुणश्च अति सेवनात्, उसमें भी रसवानी दृष्टि हो रही है। वो रस तो ये तो सब जगह लेके जा रहा है, रक्त नहीं लेके जा रहा है। अल्पैथ में रक्त बोला गया है, आयुर्वेद में रसवानी अलग से बोली गई है, उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, उसमें सर्कुलेशन प्रॉब्लम आ रही है, वो शोतो अवरोध है, शोतो अवरोध संग। वो आगे का टिश्यू लेवल पे मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, आगे की धातुएं, उत्तरोत्तर धातुएं, मांग में अस्थि मज्जा तक जो जितनी भी आगे की धातुएं वो पुष्ट नहीं हो रही है, तो उसने वो टिश्यू लेवल पे मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, टॉक्सिसिटी बिल्डअप हो रही है, मींस क्लेद वृद्धि हो रही है। और वो जो क्लेद है वो रेस्ट्रिक्शन करता है वात का, वो रेस्ट्रिक्शन कर रहा है, इसीलिए हंगर थर्स्ट वगैरह बढ़ जाती है ऐसे लोगों में। हम लोग को चिकित्सा क्लेद की, आवरण की शोधन करना है, दीपन पाचन करना है, रूषण करना है, मेदोहर ऑस्ट्रेरिया है, रूस विरेचन है, सब किसको ध्यान में रखते हुए? कफ मेद मंदाग्नि, कफ मेदो मंदाग्नि नियच्छति। ये कई कई इसके कंडीशन आते हैं, तो वो जोड़ना है, एक्सरसाइज पे काम करना है, वेट लॉस पे काम करना है, उसको क्या कहते हैं अपना रात्रि जागरण कम करना होगा, दिन का सोना कम करना होगा, सुबह के समय कपाल भाती अनुलोम विलोम, और जो भी इस तरह के आहार हैं जिससे कि कफ मेद, ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सब बंद करना होगा। और लंघन चिकित्सा है, लंघन के भी उन्होंने कई तरीके के बोले हैं। स्लीप एपनिया भी बताइए, इसमें स्लीप एपनिया मिल रहा है, मतलब इसमें भी स्नोरिंग पेशेंट इसमें मिलता है ऐसे पेशेंटों में, जनरलाइज इचिंग भी मिलती है ऐसे पेशेंटों में, कई बार खुजली, रैशेस में निशान पड़ जाते हैं, नाउजिया रहता है, पेन इन एब्डोमेन रहता है, हैवीनेस रहती है, और ओबेसिटी तो बहुत ज्यादा रहती है। तो वो
इवन कई बार ये होता है कि जब चूंकि चरक ने बोला है कि आगे का जो है एसाइटिस या जलोदर की तरफ जा रहा है, सुश्रुत ने बोला है कर की तरफ जा रहा है, तो सिरोसिस आगे की तरफ निकलती है। कई बार एसाइटिस आगे की तरफ होने के उपद्रव के रूप में इवन ओइसोफिजियल वेराइसिस तक इसमें पेशेंटों में मिलती है। और क्यों? क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन इसमें बढ़ा हुआ होता है इसमें, ऐसे पेशेंटों में। जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगा, मतलब लीवर की जो पोर्टल वेन होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। वो भी एक क्या है, खाबैगुन है वहां पे खाबैगुन है, क्योंकि शुद्ध अवरोध हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वो उस प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो कंफ्यूजन होगा, ड्राउजीनेस होगी। इवन पेशेंट मैंने ऐसे देखा था कि उसकी स्लर्ड स्पीच थी, उसके वर्ड ही नहीं निकलते थे। फिर आगे की तरफ वो कैंसर की तरफ जा रहा था, आयुर्वेदिक की तरफ नहीं गया। लेकिन ये सुश्रुत में चरक में ये मेंशन किया गया है कैसे जो है उसके सोतसों का खाबेनु सोतो लेवल पे खाबेगुन हो रहा है। उसकी वजह से आप एक चीज नहीं सोच सकते कि केवल लीवर के, वो डिपोजिशन फैट का पूरे शरीर में डिपोजिशन हो रहा है। अब जैसे अभी बताया आपने पीसीओडी वगैरह का, हाइपोथायराइड वगैरह का, बीपी वगैरह का, या इस तरीके के ओबेसिटी बढ़ना, वेट बढ़ना, शुगर लेवल बढ़ जाना, कई चीजें कोरिलेट, मतलब इसमें केवल फैट डिपोजिशन ही नहीं, फैट डिपोजिशन अगर अग्नि के स्थान पे हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो फैट और जगह नहीं जा रहा है। वो रसदासु से व्यायाम से जो है अपक्षेपण उत्क्षेपण वगैरह कर ही रहा है ना, वो कई लेवल पे। लीन, यहीं पे उन्होंने लीन बोला है कि लीन चल, विलीन चल, लीन अचल। तो वो आथिरोस्क्लेरोसिस कर रहा है क्योंकि वो लीन दोष है, अचल दोष है। यहाँ पे भी लीन है और अचल है क्योंकि वो डिपॉजिट है। लेकिन अबद्ध में, जो शुगर में बोला गया डायबिटिक पेशेंट में, बद्धम अबद्धम मेदो मांसं, अबद्ध में जो है वो विलीन है, वो अचल है, वो पूरे शरीर में घूम रहा है। किससे घूम रहा है? रसवानी से घूम रहा है। तो वो क्या डिपोजिशन नहीं करेगा? क्योंकि वो जब भी करेगा तो शोतोवरोध करेगा, संग करेगा, खाब्यागुण्य करेगा, विकृति करेगा, भेदावस्था में आएगा। तो इस तरीके से कई चीजें इसमें होती है। वो छर्दी या छर्दी के ऊपर, मतलब छर्दी की फीलिंग, नॉजेटिक फीलिंग, क्योंकि क्योंकि मंद दूर वृद्ध है कफ का, पित्त क्षय भी हो रहा है क्योंकि वो मंद आवरण कर दिया उसने उसने जो है खाबेगुन करके वहां पे मेद ने आवरण कर दिया, इसलिए पित्त का क्षय भी हो रहा है। हमको पित्त को भी निकालना है और कफ व्रत भी है, उसको भी कम करना है। स्निग्ध मंद गुण पे भी काम करना है, अग्नि प्रदीप पे भी काम करना है, और रस वाहनी को पुश करना है। और रस वाहनी का अवरोध या उसको प्रॉपर फंक्शनिंग जो उसको चाहिए, वो अग्नि से प्रदीप करते हुए रस वाहनी पे काम करना है। राइट सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा बताया सर, बहुत अच्छा विश्लेषण करके बताया आपने। प्राउड ऑफ यू सर। अभी हम थोड़ा और लोगों का सुनना चाहेंगे क्योंकि टाइम 5 मिनट ही है। डॉक्टर वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? फैटी लीवर पे आपका क्या अनुभव है, क्या विचार है? मनीषा मैडम, आप कुछ बताइए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बताइए, हम आयुर्वेद जानना चाहते हैं। प्लीज बताइए। भारती मैडम, कुछ बोलना चाहेंगी आप? गंगवार सर, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो मैं बताता हूँ। अगर हम स्त्रोतस अगर हम देखते हैं, पूरा शरीर में श्रवणा स्त्रोतांति, तो जो मेदोवत स्त्रोतस है उसमें उसके लिए क्या बताया? अव्यायाम दिवा स्वप्नान मेद्यानम, सर ने बताया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अव्यायाम दिवा स्वप्नान मेद्यानम चाति भक्षणात् मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुणाशति सेवनात्। मतलब अव्यायाम करना, बैठक काम करते रहना, सिटिंग पोजीशन में काम करते रहना। दिवा स्वाप, स्निग्ध गुरु शीत और मेदकर पदार्थों का अति प्रमाण में सेवन करना, सेंट्रेटरी लाइफस्टाइल, अति मद्यपान करना, ये सब मेदोवत स्त्रोत की दृष्टि के हेतु है। इस तरह से कफकर आहार का सेवन करना,
और बीज दोष, ये सब बताया है। और एक और चीज चरक सूत्र सन 28वें में 12 नंबर के श्लोक में बोला है, मात प्रदोषजाम विद्यात रोगान मेधा प्रदोषजान निंदितानि प्रमेहणम पूर्व रूपाणी यानी च। मतलब मास प्रदोषज व्याधि वर्णित है, वे मेध प्रदोषज भी हो सकते हैं। और उसी तरह से प्रमेह जो है वो मेदो स्त्रोतस की दुष्टि प्रधानता रहती है प्रमेह में। प्रमेह के पूर्व रूप में मेदो स्त्रोतस दुष्टि के सारे लक्षण होते हैं ज्यादातर। और दंतादिना मलाढ़्यत्वम, मतलब दंत आदि स्थानों में मल संचिति ज्यादा होती है। हस्त पाद तल दाह होता है, सर्वांग चिकनता होता है, मृदुता होती है, स्निग्धता आती है। उस वजह से मेदो ग्रंथि बढ़ जाते हैं, मेदोज औष्ठ प्रकोप होता है, अति स्थूलता होती है, अति स्वेद होता है और मधुमेह। ये सब फैटी लीवर की वजह से होता है, सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इंटर लिंक्ड है एक दूसरे से। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जो लोग मैथुन भी नहीं करते हैं, मतलब इतना भी काम नहीं कर रहे कि मैथुन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, वो हमेशा रात को भी टाइम पे सो जाते हैं, 10-10 घंटे, दिन में भी सो जाते हैं। मेरे पास एक ऐसे पेशेंट थे, अग्रवाल पेशेंट थे, तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। वो आते थे कि मैं डाइट कर रहा हूँ, और थे 300 किलो से ज्यादा। तो वो क्या करते थे कि मैं डाइट कर रहा हूँ, रात को आते थे 2 किलो दही लेते थे, बड़ा भगोने में 2 किलो भैंस का दही लेते थे, और सलाद काट के, खीरा काट के, और वो नमक ज्यादा डाल के और खा जाते थे। और उसके बाद में सोएंगे 11 बजे, उठेंगे 12 बजे दिन में। फिर उसके बाद उठ के तैयार व्यार होके 2 बजे जाएंगे शॉप पे। और वहां पे उनको कुछ काम नहीं था, शॉप में तो लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे 2-3 घंटे रहेंगे, वहां बिजनेस उजनेस देखेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। और कुछ नहीं खाते थे, केवल ये अभिसंधि चीज कितना खा रहे थे सोचिए, 2 किलो दही, 2 किलो भैंस का दही लेके और खीरा ककड़ी खा रहे हैं, और वो खा के और सो जा रहे हैं, और लेट उठ रहे हैं। तो उनको एक दिन तो इतना तकलीफ हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ रहती, पूरा रात वो बैठ के काटे कैसे तो भी। फिर मैं, मेरे पास आए कि आप ट्रीटमेंट करिए, तो मैंने उनका कम किया, वेट कम किया। लेकिन वो क्या करते थे कि वो डाइट फॉलो कर ही नहीं पाते थे। और एक उन्होंने झूठ बोला कि मैं दही खाता हूँ, सलाद खाता हूँ, लेकिन वो मुझे एक बार बोले कि आप चलिए हम आपको लोहगढ़ दिखाते हैं। वो मुझे अपने कार से लेके जाने लगे। तो जहाँ पे प्लेट मिलता था ना, महाराष्ट्रियन थाली, तो वो 4 प्लेट खाना अकेले खा जा रहे थे। मैं उनको देखते रह गया कि ये मेरा दवाई भी खा रहे हैं और डाइट क्या फॉलो कर रहे हैं, 4-4 प्लेट खाना। और कोई चाय दे रहा है तो डबल डबल कप, डबल डबल चाहिए हर चीज में। और ब्रेड का तो वो 4 पैकेट ब्रेड पूरा ही खा गए, अकेले खा गए, इतना भूखे थे वो। तो जब वो डाइट फॉलो नहीं कर, फिर ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, लेकिन उनसे नहीं हुआ। बाद में उन्होंने इंदौर में श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ तो है, वहां जाके उन्होंने बेरेटिक सर्जरी कराया, क्योंकि डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पूरा स्टमक का एरिया है ना वो कटवा दिया, और फूड पाइप इसोफेगस को, जो डिओडिनम का स्टार्टिंग है वहां पे जोड़ दिया पाइलोरिक एंड से। तो केवल स्टमक ही रह गया, मतलब वो पाइप ही रह गया, स्टमक पूरा निकाल के फेंक दिया। इसको बोलते हैं बेरेटिक सर्जरी। उससे उनका वेट ड्रास्टिकली कम हुआ। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम हो गया, उसमें वो स्टमक जो इसोफेगस है ना, वो स्टमक बनने में टाइम लगता है, 6 महीना या 1 साल लग जाता है स्टमक के रूप बनने में। तो वो इतने दिन तक केवल लिक्विड पे रहते थे। समोसा रखा है लेकिन खा नहीं सकते, गुलाब जामुन रखा है खा नहीं सकते, अगर वो खाएंगे तो उल्टी हो जाती थी। वो बेरेटिक सर्जरी का साइड इफेक्ट होता है, प्यास बहुत लगती है तो लिक्विड पे रहना, नहीं तो डेथ हो जाती है। तो उन्होंने किया, तो अभी वो पतले हैं, लेकिन उनके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हैं कि, मतलब वो तो विकृत हो गया ना सर्जरी करा के। वो सर कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद उनको तो सब कुछ बंद हो गया ना। हम लोग के हाँ आयुर्वेद में क्या बोला गया, व्यायाम व्यायाम रूष उद्वर्तन, मतलब व्यायाम करिए, व्यायाम करिए, मतलब सेक्स करिए, और रूक्ष उद्वर्तन करना क्या है, क्यों करना है, श्लेष्मोच्छेदम परित्यक्तम क्रमेण अभिवर्धित, मतलब इन सबको बढ़ाते जाना है। पहले आप अर्ध शक्ति व्यायाम करो, फिर थोड़ा सा और ज्यादा करो, और उसके बाद फिर आप व्यायाम करो, मतलब आपको भाई कफज ग्रहणी होती है, मंद होगा तो क्या होगा, स्थिसु अपरिश्रम आता है, इसमें सेक्स की लेवल कम हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, पेशेंट सेक्स ही नहीं कर पाता जब भी इस तरीके के, क्योंकि वो भी तो जो है जो शुक्र वाहिनी है उसको भी तो रोक दिया उसने, शुक्र की ग्रंथि भी तो कर दी, क्योंकि वहां पे भी तो शुक्र का फ्लो रुक गया। तो वो वहां वो कई लेवल पे होता है, एक ही लेवल पे नहीं होता है, इसीलिए अबद्ध बद सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बद्ध तो दिमाग हो जाता है कि लीन है, सियान है, पिछल है, एक जगह इकट्ठा है, तो भैया उस पर करो। लेकिन अबद्ध भी तो मेद है, वो भी तो पूरे शरीर में घूम रहा है। तो ये चीजें डिपोजिशन लेडीज में
लेडीज में ज्यादातर हिप में या लोअर एरिया में जो है सबसे ज्यादा डिप्रेशन शुरू होता है। शादी के बाद लेडीज, लड़की जो है जब औरत बनती है तो पूरा पूरा जो है नीचे की तरफ थाई में, हिप में, लोअर पार्ट में डिपोजिशन शुरू हो जाता है, एक्टिविटी कम हो जाती है। वो खाना पीना, और अगर वो हेल्थ कॉन्शियस है तो ठीक है, नहीं तो फिर अग्नि ऐसे में दीप्त रहती है, लेकिन वो पाचन नहीं होता। दीपन तो होगा लेकिन पाचन नहीं होता। तो वो कई चीजें रहती हैं। सर आप 8 बज गया सर, शाम को 9 बजे बात हाँ, करते हैं। 8 बज गए। अब हमको, मेरे को भी पेशेंट देखना है, मेरे भी पेशेंट आ रहे हैं। अब हम इस पर हम कल चर्चा करेंगे और डीप में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सभी लोग का, धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग जुड़े, आप सभी लोग का धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं 9 बजे। थैंक